देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 52 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है, यानी कि बड़े फैसले लिए गए। राज्य में सर्कल रेट में बदलाव किया गया है। कई जगहों पर 100% रेट बढ़ाए गए हैं, तो 86% इलाकों में 50% से कम रेट बढ़ाए गए। सर्किल रेट बढ़ने से जमीनों के दाम भी बढ़ना तय है। दूसरा बड़ा फैसला ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर किया गया है। 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र होगा, जो कि 2 साल बाद होगा। तीसरा बड़ा फैसला जोशीमठ को लेकर लिया गया। जोशीमठ पुनर्वास नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आवासीय और कॉमर्शियल बिल्डिंग को केंद्रीय मानकों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जमीन और मकान दोनों असुरक्षित होने पर दोनों का मुआवजा ले सकते हैं पीड़ित परिवार। घर और जमीन बनाकर देने का भी विकल्प दिया गया है। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स को देने का फैसला लिया गया। साथ ही यात्री उड़ानें भी यहां से चालू रहेंगी। नेपाल और चीन से लगे पिथौरागढ़ के गुंजी को उप तहसील बनाया जाएगा। जीएमवीएन और केएमवीएन का विलय होगा और इसके लिए 3 महीने का समय तय किया गया है। ये भी बड़ी खबर है। साथ ही उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मंत्रियों अधिकारियों के लिए 25 लाख तक की कार खरीदने के लिए वाहन नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही इलेक्ट्रिक में 35 लाख की सीमा तय की गई है। 2023 को केंद्र की तर्ज पर स्टेट मिलेट मिशन शुरू किया जाएगा। मड़वा को राशन की दुकान में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में है और इसमें एयरफोर्स की डिमांड आई थी कि एयरफोर्स को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने सर्वे भी किया था और कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि इसको एयरफोर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स फिर इसको डेवलप और अच्छा करेगी और जो हमारी सिविल की फ्लाइट्स हैं वो भी साथ में चलती रहेंगी। देहरादून से खबर है, 9 फरवरी को यहां पर पुलिस और छात्रों के बीच हुए संघर्ष के मामले में आज सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। मुख्य आरोपी बॉबी पवार समेत सभी को सशर्त जमानत मिली है। शर्तों में प्रदर्शन में शामिल नहीं होने जैसी शर्त भी शामिल है। 9 फरवरी के हंगामे के बाद 13 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें से कुछ को पहले ही जमानत मिल गई थी। बाकी बचे आरोपियों को आज जमानत मिली है। देहरादून सीजेएम कोर्ट से सभी आरोपियों को बेल मिली। कई दिन से छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के दौरान 9 फरवरी को बवाल हो गया था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो वहीं छात्रों की ओर से पथराव किया गया था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। कोर्ट से न्याय मिला इन लोगों को। हमें खुशी इस बात की है कि न्यायपालिका एक मंदिर है और न्याय की उम्मीद वहां से जो रखता है वो आज मैं देख रहा हूं कि वाकई में ऐसा है और इन लोगों में बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि जो लोग बेगुनाह थे वो आज अंदर हैं। देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदर्शन के लिए फंडिंग करने वालों पर अब पुलिस की नजर है। एक संदिग्ध व्यक्ति के खाते को पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। इस खाते में प्रदर्शन के लिए पैसे जमा किए जा रहे थे। इस मूवमेंट के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शहर में चल रहे कई इंस्टीट्यूट ने इस प्रदर्शन के लिए फंडिंग की थी। पुलिस ऐसे इंस्टीट्यूट्स की अब जानकारी जुटाने में लगी हुई है, लोगों से पूछताछ भी करने वाली है। हमने कल आइडेंटिफाई कर लिया था और ये विवेचना का प्रश्न है, हम आगे उसमें काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे वित्तीय पोषण करने वाले संगठन भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, हम उसको भी देख रहे हैं। इधर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए देहरादून में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला और इस जुलूस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रीतम सिंह, सुमित हृदय समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस 10 फरवरी से हर रोज प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 7 दिन तक हर रोज पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। उसी कड़ी में आज मशाल जुलूस निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में धारा 144 का उल्लंघन करने पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत 60 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। कल कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन से पुलिस हेडक्वार्टर तक प्रदर्शन किया था।
कांग्रेस ने 1 हफ्ते तक हर रोज प्रदर्शन का ऐलान किया है, जबकि देहरादून में छात्रों के प्रदर्शन के बाद धारा 144 लागू की गई है। पटवारी पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी की टीम ने देवी सिंह को गिरफ्तार किया और धर्मेंद्र नाम के एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपियों ने नकल सेंटर पर निगरानी की थी और इन दोनों ने 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। वहीं पटवारी पेपर लीक मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। में 2 नई गिरफ्तारियां इसमें की गई है। एक धर्मेंद्र है, दूसरा देवी सिंह। देवी सिंह इनका परिचित था, संजीव दुबे का परिचित था। यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे काम कर रहा था। इसको लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्विजिलेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के भटवाड़ी के हुर्री गांव के घर में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर जसपुर में कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। यूपी से उत्तराखंड में प्रवेश के बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया है। कांवड़ियों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। कांवड़ियों का आरोप है कि उनके ऊपर मीट का टुकड़ा फेंका गया। वहीं हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को शांत कराया। टिहरी के चंबा के कॉर्मल स्कूल के एक छात्र की जॉली ग्रांट अस्पताल में मौत हो गई। 14 साल का छात्र वायरल की चपेट में था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। वहीं दूसरे स्टूडेंट्स को भी वायरल की शिकायत थी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टूडेंट्स और स्टाफ का चेकअप किया। साथ ही कोविड को लेकर भी रैपिड सैंपलिंग की गई है। अल्मोड़ा के रानीखेत की रहने वाली रोशन बानो ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम रोशनी रख लिया और अपने परिवार से खुद की जान को खतरा बताया था, जिसके बाद न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया। अब रोशनी के पिता बशीर अहमद भी सामने आए हैं। बशीर अहमद का कहना है कि उनकी बेटी बालिग है और किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बालिग है, लेकिन साथ ही बशीर अहमद ने किसी भी तरह के डराने धमकाने के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि हमने पहले ही रोशनी से नाता तोड़ लिया था। जहाँ तक हिंदू धर्म अपनाने का उसका सवाल है, बालिग है वो, सर बालिग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो हिंदू धर्म अपनाए, ईसाई धर्म अपनाए या कोई भी धर्म अपनाए, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। वो अपनी मर्जी की मालिक है। जहाँ तक सवाल कहने का ये है कि वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, ये अफवाह गलत है। ये गलत अफवाहें हैं। मैंने आज तक उसको कभी टॉर्चर नहीं किया है। मैंने कभी किसी किस्म का उससे पैसा नहीं मांगा है। मैंने कभी किसी किस्म का उससे जायदाद पे कोई हक नहीं मांगा, ना तनख्वाह मांगी है। ये अफवाहें हैं। रुड़की नगर निगम की 8 महीने बाद बोर्ड की बैठक हुई, लेकिन बैठक शुरू होते ही बीजेपी के पार्षद ही 2 गुटों में बंटे नजर आए और इस दौरान हर प्रस्ताव पर दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। एक पार्षद ने कहा कि काम कराने के लिए नगर निगम के चक्कर काटते चप्पल घिस गई है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। वहीं पार्षदों के विरोध के बावजूद करोड़ों के प्रस्ताव पास किए गए। मेयर ने कहा है कि सभी प्रस्ताव विकास के लिए पास किए गए हैं। और मैं समझता हूँ मात्र 7-8 प्रस्ताव को छोड़ करके बाकी सभी विकास कार्यों पर मोहर लगाई गई और शहर का चौमुखी विकास हो, सभी प्रमुख मार्ग बने, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालों का काम प्राथमिकता पर बरसात से पहले किया जाए। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे कि निरस्त कर दिए जाएं, जो कि सारा वो उनका निगम को जा रहा था बेनिफिट से। उसमें हमें प्रॉब्लम थी, बीजेपी के जो पार्षद है उनमें प्रॉब्लम्स थी। उत्तराखंड में अफसर और कर्मचारियों को देहरादून की नौकरी पसंद आती है। इसी बात ने गढ़वाल मंडल के हेडक्वार्टर पौड़ी को बर्बाद कर दिया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं खुद कमिश्नर मान रहे हैं कि मंडल लेवल के कई अधिकारी और कई ऑफिस पौड़ी से नहीं चल रहे।
पौड़ी जिले ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री दिए, पर बावजूद इसके गढ़वाल मंडल के 7 जिलों का हेडक्वार्टर रहा पौड़ी शहर बर्बाद हो गया। उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं का कमिश्नर ऑफिस नैनीताल में है, लेकिन बुरा हाल गढ़वाल के हेडक्वार्टर पौड़ी का है। हालात ये है कि मंडल लेवल के जो ऑफिस यहाँ से चलने चाहिए, उनमें कई देहरादून पहुँच गए हैं और जो बचे हैं उनके कर्मचारी पौड़ी के बजाय देहरादून रहना पसंद करते हैं। इस बार सीएम के पौड़ी दौरे पर जनता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री धामी से की, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी ऑफिस को लेकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पौड़ी हमारा एक मंडल मुख्यालय है, पौराणिक शहर है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और मंडल मुख्यालय होने के नाते बहुत सारे कार्यालय भी वहाँ पर हैं। तो जो कार्यालय पौड़ी में स्थापित हैं उनका संचालन पौड़ी से ही हो, इसलिए मैंने सभी अधिकारियों को कहा है। पौड़ी में रोजाना न गढ़वाल मंडल के कमिश्नर बैठते हैं और न पलायन आयोग का ऑफिस ही पौड़ी से चल रहा है। इसके साथ ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, अर्थ एवं सांख्यिकी का भी ऐसा ही हाल है। पौड़ी के पूर्व विधायक मुकेश कोहली हो या खुद गढ़वाल मंडल कमिश्नर सुशील कुमार, दोनों खराब हालत की बात को स्वीकार कर रहे हैं, जिस पर सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। वहाँ पे मंडल स्तर के हमारे ऑफिस थे, उनमें से अधिकतर जो ऑफिस हैं वो देहरादून आ गए हैं और उनके देहरादून आने से कहीं न कहीं पौड़ी एक सुनसान सा हो गया है। समय समय पर सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो मंडलीय मुख्यालय पर रहें और नियमित रूप से मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक भी मेरे द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी जैसा बुरा हाल पहाड़ के कई शहरों का हुआ है, जहां ऑफिस नाम के रह गए हैं, अफसर कर्मचारी शहर पहुंच गए। ऐसे में पौड़ी को लेकर मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट तलब की है, अगर उस पर सही एक्शन हुआ तो हो सकता है पौड़ी में मंडल लेवल के ऑफिस में भी काम होता नजर आए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में एक घायल बाघ घूम रहा है। वन विभाग अब इसके रेस्क्यू की तैयारी में है। दरअसल यहां पर बाघ का एक वीडियो सामने आया है जो लंगड़ाकर चल रहा है। डीएफओ का कहना है कि यह बाघ कुछ महीने पहले दिखाई दिया था, तब भी इसके पैर में लचक थी, तब भी विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की थी, लेकिन कुछ समय बाद इसका दिखना बंद हो गया था। तब मान लिया गया था कि यह बाघ ठीक हो गया है, परंतु अब यह फिर दिख रहा है। हमारा पहले से ही काफ़ी समय से लगभग 1 महीना पहले स्पॉट हुआ था, यही सेम टाइगर था, जिसके बारे में ये सूचना आ रही थी कि घायल है। लेकिन क्योंकि हम लोग जंगल में हम लोग देखते हैं कि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, जब तक ऐसी कोई समस्या नहीं दिखे जिसमें कि हमारा इंटरवेंशन करना जरूरी हो, तब तक हम जनरली वाइल्ड लाइफ के केसेस में कोशिश करते हैं कि उसको नेचुरल हैबिटेट में अपने आप ठीक होने दिया जाए। अगर हम आपको कहें कि पुलिस अब इंसानों के साथ की जानवरों का भी वेरिफिकेशन करेगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिपोर्ट में जानिए। आपने पुलिस को इंसानों का वेरिफिकेशन करते देखा होगा, लेकिन अब नैनीताल पुलिस जानवरों का भी वेरिफिकेशन करेगी, ताकि किसी का भी पालतू जानवर सड़क पर घूमता हुआ ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट की वजह न बने। जब ये सूचीबद्ध हो जाएंगे सभी जानवर किसी क्षेत्र में, तो जो अनटैग्ड जो जानवर होंगे उससे पता चलेगा कि ये अनटैग्ड किसी के नहीं है, या फिर जो टैग्ड एनिमल हैं और आवारा घूम रहे हैं, तो उससे उनके मालिकों का पता चलेगा और इस ढंग से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को उसमें अवसर मिलेगा। दरअसल आवारा जानवर शहरों में रोड एक्सीडेंट की बड़ी वजह बन रहे हैं और इसमें ज्यादातर ऐसी गाय है जिन्हें इनके मालिक चुपचाप सड़कों पर छोड़ देते हैं। जानवर की टैगिंग या वेरिफिकेशन न होने से इन मालिकों की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन अब पुलिस इनकी टैगिंग कर रही है और लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वहाँ क्या रखा कि गाय जो है एक माता है और उसकी सेवा करना जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, वैसे लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। दूसरा जो आज पुलिस वाले जैसे वो कर रहे हैं तो अति उत्तम काम का। एनिमल टैगिंग के लिए पुलिस वेटनरी विभाग का सहारा ले रही है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में लोग अपनी गायों को सड़कों पर आवारा नहीं छोड़ पाएंगे।
क्योंकि सड़क पर घूम रही गाय उनके जेल जाने की वजह बन सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर पिथौरागढ़ कॉलेज को कैंपस बनाने के विरोध में छात्र संघ का प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है। नाराज छात्रों ने कॉलेज बंद करवाकर अपने गुस्से का इजहार किया। धरने पर बैठे छात्र संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने पिथौरागढ़ शहर में नया डिग्री कॉलेज खोलने का भरोसा दिया था, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छात्र संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करने की भी चेतावनी दी है। हम आपको बता दें कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को एसएसजेएम विश्वविद्यालय का कैंपस बना दिया गया है। पिथौरागढ़ शहर में एक नया महाविद्यालय खोला जाए जल्द से जल्द। इस हमारी मांग को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस महाविद्यालय को कैंपस बनने से पूर्व ही इस मांग को पूर्ण किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आने वाले समय में मैं और मेरा छात्र संघ भूख हड़ताल को बैठने को बाध्य होगा। जोशीमठ में लगातार राहत और बचाव काम जारी है। आपदा को करीब 1 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों से उबारने के लिए सरकार लगातार गंभीर है। जोशीमठ से 1 किलोमीटर दूरी पर उद्यान विभाग की भूमि पर फैब्रिकेटेड वन भवन बनने का काम जारी है। अंतिम चरण में ये काम पहुंच चुका है। प्रभावित लोग भी इन मॉडल्स को देख रहे हैं और जल्द ही जल्द यहां शिफ्ट होने की अब तैयारी में है। 10 तारीख को होटल सफायर में रह रहा हूँ और जो प्रभावित लोगों के लिए जो ये फैब्रिकेट बन रहे हैं, हम उन्हें देखने के लिए आए और सरकार द्वारा बनाया जा रहा, अच्छा बनाया जा रहा, बहुत बढ़िया बनाया जा रहा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ये है कि जो इसके कमरे बन रहे हैं वो छोटे कमरे बन रहे हैं। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर झाला से आगे बर्फबारी के बाद फिसलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी आवाजाही में दिक्कत आ रही है। वहीं बीआरओ लगातार इन जगह चूना और नमक का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे हाईवे पर बनी फिसलन कम हो। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग इन जगह पर्यटकों को संभल कर जाने की अपील कर रहा है। कुमाऊं में जियो की 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत हो गई है। हल्द्वानी में मेयर जोगेंद्र रौतेला ने इस सर्विस की शुरुआत की। कुमाऊं के हल्द्वानी और रुद्रपुर में शुरुआती तौर पर यह सर्विस मिलेगी। आने वाले दिनों में काशीपुर में भी जियो अपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करेगा। कहते हैं जहां चाह वहीं राह, कुछ ऐसा ही रामगढ़ के पृथ्वी ने कर दिखाया है। आसमानी आपदा ने एक नहीं बल्कि 2 बार सब कुछ उजाड़ दिया, लेकिन पृथ्वी के हौसले ने सब तस्वीर एक बार फिर से बदली। रामगढ़ के पृथ्वीराज धर्मवाल का आसमानी आफत ने 2 बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन पृथ्वी ने हिम्मत नहीं हारी और आज बंजर जमीन पर ट्राउट मछली पालन से कामयाबी की नई इबारत लिखी है, जो आज अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। हो रही थी, लेकिन एक नया टैंक बनाया, फिर इसमें किया तो अभी अच्छी ट्राउट हो रही है और बढ़िया वजन भी है। हमारी बहुत तेजी से ग्रोथ भी है इनमें। दरअसल 2020 की आपदा में मछली टैंक बह गया तो 2021 के जल प्रलय में सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद पृथ्वी ने खेतों को तैयार किया और मछली पालन को भी पुनर्जीवित किया। आज मछलियों का अच्छा कारोबार हो रहा है। हालांकि पृथ्वी अब मछली के साथ साथ 200 नाली जमीन पर आड़ू, खुमैनी, कीवी और सेब समेत कई और फलों का बाग तैयार कर रहे हैं। बहरहाल आपदा का दंश झेलने के बाद जो हौसला पृथ्वी ने दिखाया वो कामयाबी की राह में पहला कदम है, लेकिन जरूरत है ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने की। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, यहां छात्रों के प्रदर्शन के मामले में सभी 13 आरोपियों को जमानत मिली थी। इसके बाद अब उनकी रिहाई भी हो गई है। बॉबी पवार समेत सभी को जेल से रिहा कर दिया गया है।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी बस कुछ ही पल में हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 13 आरोपी जिन्हें जेल भेजा गया था, पहले ने जमानत मिली और अब ये सब के सब रिहा हो चुके हैं। रिहाई के बाद की ये तस्वीर। 9 फरवरी के हंगामे के बाद 13 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद